नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर मौजूद हैं यहाँ पे सप्तऋषि बसु के साथ जी के साथ में। और हम लोग चर्चा करेंगे अभी इंडिया और जो पाकिस्तान का जो एस्कलेशन हुआ है उसके बारे में। और ये जो मुद्दा है वो जो मुस्लिम आइडियोलॉजी है गजवाए हिंद की, उनको हिंदुस्तान पे फिर से कब्जा करना है। तो इसको कैसे जुड़ा हुआ देखते हैं उससे, और इस वार का क्या असर होगा उसके ऊपर, इसके बारे में। तो सप्तऋषि बसु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द क्रिएटिव सेजिटेरियंस पे। ये तो मैंने एक वीडियो देखा श्री राजीव मल्होत्रा का, जहां उन्होंने बताया कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो वार है और जो ऐसे जो जो मुद्दे होते हैं वो सब पीसेज हैं। ये जो पूरी तरह जुड़ा हुआ है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड का आइडियोलॉजी है गजवाए हिंद का, कि उनको एक हिंदुस्तान पे फिर से कब्जा करना है और एक कैलिफेट बनाना है। तो इससे ये कैसे जुड़ा हुआ है, और ये पूरी तरह इससे जुड़ा हुआ है। तो इस वार का उनके अनुसार ये जो आइडियोलॉजी है उनकी, कि उनको हिंदुस्तान से वार करना है और फिर से कब्जा करना है, तो इस पे उनके जो उनकी जो विचारधारा है और जो भी उनका प्रयास होता रहता है दिशा में, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा उनका मानना है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बात में बहुत हद तक कुछ सच्चाई है। जी। कुछ साल पहले किताब आई थी जिसका नाम लिखा द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। जी। अगर आप देखें कि उस पामेला जेरर है, ब्रिजेट गैब्रियल है, और ऐसे जितने भी चिंतक विचारक अभी दुनिया में हैं जिसने हम्म। इस्लाम के ऊपर थोड़ी बहुत आधिकारिक चर्चा और सूत्र पे अध्ययन कर लिया है, हम्म। और अध्ययन करने के बाद जब इनका कुछ कंक्लूजन्स निकल के सामने आ रहा है, तो एक एक टेपेस्ट्री समझ में आ रहा है, एक पैटर्न समझ में आ रहा है। हम्म। चाहे वह गाजा का जंग हो, हम्म। चाहे वह भारत पे हमला हो, अक्षरधाम के हमले हो, हम्म। 26/11 हो, चाहे अमेरिका के टावर पे हमला हो, इन सभी हमलों के पीछे जो एक ओवरआर्किंग आइडियोलॉजी है, एक पूरा कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं कि क्या कहते हैं, ग्लोबल खलीफेट के ऊपर पागल या उन्माद हुए एक ऐसे विचारधारा की जो पूरी दुनिया में बाकी सारी पॉपुलेशन को, बाकी सारे सभ्यताओं को अपने अधीनस्थ करते हुए उनको उनकी आइडियोलॉजी, उनकी बिलीफ सिस्टम से उनको उखाड़ के उनको इस्लाम का परचम फैलाना और पूरी दुनिया में जो है पॉलिटिकल इस्लाम को एस्टैब्लिश करना है। तो ये एक एक पैटर्न जो है वो क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है, और ये आज से नहीं है, कई सालों से है। लेकिन 26 सॉरी 9/11 को जो हमला हुआ, यानी 11 सितंबर पे जो हमला अम, अ, अमेरिका पे हुआ, तो इसने वेस्ट की आंखें खोली कि भाई ये चल क्या रहा है इतने सालों से। और इससे पहले भी वेस्ट के बीच में अभी थोड़ी तंद्रा आ गई थी, क्योंकि 400 साल तक वेस्ट ने इस्लाम के साथ लड़ाइयाँ लड़ी थी, और 8 फेजेस में लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसे क्रूसेड्स कहते हैं। तो अब उसके ऊपर भी इनके जो पुराने डॉक्ट्रिन थे सब रिवाइज हुए, पूरा इनका इतिहास वापस खंगाल के इन लोगों ने देखा, हम्म। और इनको कुछ पैटर्न समझ में आए जिसको लेके ये सभी विचारक जो अलग अलग मंचों पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग भाषाओं में एक ही बात कह रहे हैं कि चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे अर्मीनिया अजरबैजान की लड़ाई हो, चाहे वह बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो, चाहे वो क्या कहते हैं भारत में होने वाले पहलगाम और बाइसरन में ये नार्किक आतंकी हमला, हम्म। सबके पीछे जो बेसिक विचार है, जो बेसिक कंसेप्ट है, वो एक है, वो सेम है। ये एक 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 विचार जो है, ये राजीव मल्होत्रा जी जो है वो रख रहे हैं, और यही कंसेप्ट है।
तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप कुछ कह रहे हैं? हेलो। जी हाँ जी 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 कहिए। एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि इनका जो ये विचार है पूरी दुनिया पे कब्जा करने का, और हर जगह ये अपना पॉपुलेशन जिहाद करते रहते हैं। जो इनकी आदत है, जहाँ भी ये लोग घुसते हैं वहाँ पे इनका पॉपुलेशन जिहाद चलता है, और जैसे जैसे इनके नंबर्स बढ़ते हैं तो देश को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाते हैं। तो ये तो सीधा साधा ऊपर से दिखता है, तो दुनिया के जो देश हैं वो लोग इसके ऊपर क्यों नहीं काम करते हैं कि जहाँ के रहने वाले हैं, जैसे चाइना ने किया हुआ है, उन्होंने इनको पूरी तरह दबा के रखा हुआ है। तो इनका पॉपुलेशन को बढ़ने से क्यों नहीं रोका जाता है? इसमें दूसरे देशों को क्या दिक्कत आती है? देखिए, सबसे पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि बैटल ऑफ वेनिस के बाद जो क्रिश्चियनडम का उदय हुआ, हम्म। तब सारे आपस में लड़ने वाले क्रिश्चियन राष्ट्र ने एक समझौता किया, संधि की, जिसे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कहते हैं। आज क्या जो आपका स्टेट है, नेशन स्टेट है, इसी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की पैदाइश है, और वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे आधारित है। द्वितीय महाविश्व युद्ध के बाद जो ऑटोक्रेटिक सोसाइटीज थी और क्या कहते हैं रिप्रेसिव आइडियोलॉजीज थी सिवाय कम्युनिज्म के, वेस्टर्न ब्लॉक जिसे कहा जाता था, जो एक लिबरल लेफ्ट कबाल के नीचे चला गया, उसमें ये ऑटोक्रेटिक एंड टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पूरी तरह से नकार दिया। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट्स आई हैं, द वेस्टर्न साइड, और या जो ग्लोबल नॉर्थ जिन्हें कहा जाता है, ग्लोबल नॉर्थ में जो ईस्ट साइड वेस्ट साइड में सरकारें आई हैं, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे और लिबरल प्रिंसिपल्स पे आधारित जी। है, जहाँ पे मानव मानव की व्यक्तिगत स्वाधीनता और अक्षुण्णता और उसकी जो क्या कहते हैं अधिकार, हम्म। उसके उसके अधिकारों को क्या कहते हैं सर्वोपरि रखते हुए एक समाज को गठन करने की कोशिश की गई, और एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो कि सेल्फ रिफॉर्मिंग, सेल्फ करेक्टिंग, और जिसे हम कहा जाता है नॉन रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसमें टेरेनी ऑफ द मासेज जिसे कहा जाता है, हम्म। उसके थ्रू हमने रूल्स को एक्सेप्ट किया। रूल को एक्सेप्ट करने के बाद साम्यवादिक शक्तियों के बाद के अंदर एक विचार आया कि जब हम कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा देते हैं या डिप्रेशन को बढ़ावा देते हैं, तो ले दे के एक न एक दिन आग हमारे घर तक पहुंच जाती है। हम्म। जब आप जलियांवाला बाग में मशीन गन से गोलियां चला रहे होते हैं, हम्म। तो यही गोलियां जो है कुछ साल बाद आपके क्या कहते हैं आयरिश रिपब्लिकन आर्मी आपके पॉपुलेशन भी चला रही होती है। तो ये कंटिन्यूम है, जिसके बाद वेस्ट ने डिसाइड किया कि हम लिबरल सोसाइटी बनाएंगे। अब जब इस्लाम का पुनरुत्थान हुआ तुर्की के खिलाफत के टूटने के बाद, और उन लोगों ने जो है स्कैटर्ड राष्ट्रों के अंदर पेट्रोलियम के उदय के बाद और ऐसे कई बार नए स्ट्रांग नेशन स्टेट के बनने के बाद, जब एक कॉमन कंसेप्ट आया, बैक टू खलीफेट। तो खिलाफत तक याद रखिएगा कि बैटल ऑफ वेनिस, वियना से पहले, और जब प्रिंस सोबिएस्की ने जब इनके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा कैवेलरी चार्ज किया था शुजा पाशा के ऊपर, तो उस वक्त लगभग पूरी दुनिया में खिलाफत का आतंक चलता था, और तुर्की की सेना जिस तरह कूच कर दे, कई राजा जो है बिना लड़े उनके सामने सरेंडर कर देते थे। मंगोलों के फौज ने जितना आतंक नहीं फैलाया था, तुर्की की फौजों ने उससे ज्यादा फैलाया। ये ये जो इतिहास है, अब इनको वही परिस्थिति वापस चाहिए, खिलाफत वापस चाहिए। हम्म। तो इन लोगों ने एक कंसेप्ट बनाया, कंक्वेस्ट ऑफ मुस्लिम लैंड, जिसके लिए अब्दुल्ला अजाम जो व्यक्ति था, उसने सभी मुसलमानों को, पढ़े लिखे मुस्लिम को, वेस्ट की आइडियोलॉजी से अपने आप को पूरा हटा के प्यूरिटैनिकल इस्लाम के पास लेके गए।
पहले जो इस्लाम हुआ करता था प्रायर टू द फॉल ऑफ खलीफ, एक हायरार्कियल सिस्टम जो बनाया हुआ था सहाबाओं द्वारा, उसके ऊपर बेस्ड था कि एक स्ट्रांग मैन होगा और उसके नीचे के जो है कबीलाई ताकतें जो हैं उनके पीछे मोबिलाइज होंगी और एक होर्ड की तरीके से वो युद्ध करेंगी, जो घोड़े तलवार की ताकत और जो है तीर धनुष और इस किस्म के ऑर्गेनाइज मास वायलेंस से वो रेप प्लंडर लूट एंड एक्सट्रैक्शन एंड कैप्चर, इन सभी चीजों में सक्षम रहती थी। जी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के बाद उनको समझ में आया कि ये तरीका अब नहीं चल पाएगा, तो अपने सारे तरीके बदलने पड़ेंगे इनको। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया है कि आज की तारीख में इन लोगों ने स्टेटलेस एक्टर्स बनाए और पैन नेशनल सुप्रा नेशनल क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, जिनके हर कई देशों में दफ्तर हों। जैसे एक एमएनसी, एक मान लीजिए एक मल्टीनेशनल कंपनी है एफएमसीजी का, जिसका प्रोडक्ट में तेल साबुन बनाता है। जैसे आप उदाहरण के लिए मैकडोनल्ड केएफसी के बारे में कह सकते हैं, पूरे दुनिया भर में लगभग बहुत सारे राष्ट्रों में इनके दुकानें। इसी प्रकार से इन खिलाफत और उम्मा वालों ने जो इखवान उन मुस्लिमीन है अब्दुल्ला आजम के स्टूडेंट्स द्वारा बनाए हुए, उन लोगों ने पूरे दुनिया में अपने दफ्तर खोले और वहां पे इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश। अब चले आते हैं आज के संदर्भ में। आज के संदर्भ में क्या हुआ? आज के संदर्भ में ये हुआ है कि जब भारत आजाद हो रहा था और उससे कहीं पहले, जब ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी से ताकत छीन के अपने पास ले ली और उसने एक सिविल सर्विसेज बनाया जो उनके तौर तरीके और उनकी भाषाओं को बोलने वाले स्मार्ट इंडियन यूथ को अपना कारीगर या अपना क्या कहते हैं ऑक्सिलरीज बना के उसी पॉपुलेशन पे अत्याचार एवं रूल करने में लगाया, तो उस समय एक चीज हो गया कि जो खिलाफत के अंदर बयात करके मतलब अम्बियंस देके जो सल्तनतें बनी थी दुनिया भर में, खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अब वो सारी कोलैप्स कर, अब उनके वो दिन नहीं रहे। अब इस चीज को ये काफी सालों तक कोशिश करते रहे, कई लड़ाइयां लड़ी, कई किस्म के कंस्पिरेसीज किए, बहुत सारे चीजों करने के बाद एक आखिरी इनका कॉन्सेप्ट था दारुल उलूम देवबंद से, जिसका नाम हुआ तहरीके रेशमी रुमाल, और वो भी फेल कर गया। जब ये सब कुछ फेल हो चुका है, जब सारा चीज हो गया, तब इनको समझ में आया कि अब जंग जो है हम पुराने तरीके से नहीं जीत सकते, इवन इंसर्जेंसी में नहीं जीत। तो अब क्या अपनाना पड़ेगा? अब अपनाने के लिए इन्होंने पूरी तरीके से एक नया तरीका अपनाया। अब इन्होंने ब्लेंडिंग करने की कोशिश की, हम्म। जिसमें सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लीव रखी, और बाद में इन्हीं ने एक अलीगढ़ मूवमेंट चलाया, फिर पाकिस्तान मूवमेंट चलाया। तो मार्ली मिंटो कमीशन से पहले ये अपने सारे नोबिलिटीज को इकट्ठा कर लिया और उन्होंने बोला कि देखो ब्रिटिशर से तुम हार चुके हो, इतने सालों से तुम छोटे छोटे षड्यंत्र करना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारी रियाया नहीं है। क्योंकि एसेंशियली देखिएगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी हो या कहीं पे भी हो, जो मुस्लिम शासक रहे हैं वो अपने प्रजा के दुख दर्द के हिमायती नहीं है। अच्छा। वो 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 स्टेट पावर का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही ब्रूटल एंड क्या कहते हैं हेवी हैंडेड डिक्टेटोरियल मोनार्कियल रूल करने वाले लोग हैं। उनकी सोसाइटी इसी में चलती है, हम्म। तभी ये फिट रहते हैं। आप इनको कोई भी रूल से हटाएं, और अगर आप सोचे कि डेमोक्रेटिक वैल्यू में इनको रखने की कोशिश नहीं करते, उनको एक ही प्रोग्राम जो कि एक ऑथोरिटेरियन टोटलिटेरियन रूल जब इनके ऊपर होता है तब ये प्रॉपरली काम करते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं चाइना में या कहीं पे भी हो, जहां पे भी इनके ऊपर अतिरिक्त दबाव का एक कठोर जंजीर इनके ऊपर रहेगा, तभी वो लाइन पे रहता है, वरना इनकी आदत नहीं है कि कभी ये सीधी रखी पे चलता है। नाउ कमिंग बैक टू मार्ले मिंटो कमीशन, मार्ले मिंटो कमीशन में सारी नोबिलिटी आए। इन्होंने देखा कि गरीब जो हमारी जनता थी, किसकी गरीब जनता? हमारे मुस्लिम बादशाहों की, अमीरों की, साहबाओं की, जो अपने आप को तुर्की और ईरान की नस्ल और
हाँ, तुर्की और फारसी। हाँ, तो इन लोगों की नस्ल बताते थे, अपने आप को अरिस्टोक्रेट बताते थे, अपने आप को सैयद बताते थे, सहाबा बताते थे। हम वो लोग आ गए। इसको आज के संदर्भ में बात करेंगे कि अभी जो इसका हाँ, जो मैं जस्ट 2 मिनट में आ रहा हूँ। जी। जब अपने आप को बताते थे, उन हम्म, लोगों ने बोला कि भाई हम लोग ब्रिटिशर्स के लगभग बहुत ही क्लोज हैं, तो आप हमें स्टेक इन पावर दीजिए, हमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में रखिए। तो ये चीज समझ के ब्रिटिशर्स को डिवाइड एंड रूल करने का आइडिया समझ में आ गया। पार्लियामेंट कमीशन के बाद सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ। सेपरेट इलेक्टोरेट से आपके क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग पैदा हुई। मुस्लिम लीग पैदा होने से बाद में टू नेशन थियरी, और उसके बाद पाकिस्तान। तो ये आइडिया, ये जो पूरा बैकग्राउंड था वो किस लिए था, क्योंकि इनको समझ में आया स्टेट पावर या वापस अपनी खोई हुई सत्ता प्राप्त करने का इनके पास एक ही रास्ता है कि किसी तरीके से ये वापस क्या कहते हैं, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में पहुंच जाए विथ ऑक्युपाइंग फोर्सेस। हम्म, और यही कंसेप्ट था पाकिस्तान बनाने का। पाकिस्तान में इन लोगों ने क्या सोचा कि एक कॉन्सेंट्रेटेड लैंड मास ले लेंगे, हाईली फर्टाइल, जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने पूरा इरिगेशन सिस्टम बना के पूरा इनके हाथ में दिया है। इनकी स्टेट बिल्डिंग भी ब्रिटिश करके देंगे, सब कुछ कर करा के इनको एक ऐसा स्टेट दे देंगे जो कि हाईली मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड है, के जो एक नेसेंट इंडिपेंडेंट इंडिया होगा उसके ऊपर इनको चढ़ाने के लिए छोड़ देंगे। तो ये पाकिस्तान का उस दिन से कॉन्सेप्ट बना हुआ है। और इसी कंसेप्ट से दो किस्म के थॉट प्रोसेस आए, और ये थॉट प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है अगर आप अपने सवाल का जवाब चाहते हैं। एक थॉट प्रोसेस था उन एथिस्ट नोबेल लोगों का, जो लोग अपनी हारी हुई सल्तनतें वापस चाहते थे। उन इस्लाम के अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा हक नहीं था, या अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा नहीं था, और वो सिर्फ अपनी पुरानी अय्याशियां और अपने हुकूमत के दिन याद करना चाहती थी, इसलिए उनको गजवा हिंद करना है। दूसरे हो गए वो मुल्ला मुनीर, जो क्या कहते हैं, जिनकी कोर्ट्स चला करती थी और जिसके स्ट्रेंगल होल्ड में पूरा पॉपुलेशन हुआ करता था, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में शरीयत लॉ था, नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो वो जो अपने प्रिविलेजेस और वापस जो सोसाइटी के ऊपर ग्रिप था, वो चाहते थे। ब्रिटिश चाहता था कि भारत दो हिस्सों में टूटे, इसलिए उन लोगों ने क्या कहते हैं, डिवाइड एंड रूल किया। तो एक तरीके से जब पाकिस्तान प्रोजेक्ट चल रहा था, देवबंद क्या चाह रहा था कि जो बचा हुआ हिंदुस्तान वही कायदे से क्या कहते इस्लामाइज हो जाए। तो देयर वाज टू कंपीटिंग आइडियोलॉजीज। एक जो देवबंदी था, जो चाहता था पूरा भारत जो है इस्लामाइज होके पूरा का पूरा लैंड मास कन्वर्ट हो जाए फ्रॉम मिडल ईस्ट, फ्रॉम शाम टू इंडोनेशिया, देर इज अ कंटिन्यूअस इस्लामिक कॉरिडोर। और दूसरा चाहता था कि हम एक सेपरेट लैंड ले ले, एक सेपरेट पॉपुलेशन को वहां पे गैरिसन कर ले, वहां पे एक मिलिट्री स्टेट, स्ट्रांग स्टेट बनाए, फिर हम निकल जाए ये दोनों साइड से। एक तरफ से बांग्लादेश निकलेगा, एक तरफ से पाकिस्तान निकलेगा। इन कंपीटिंग आइडियोलॉजीज के अलग अलग निकले, इसलिए एक दूसरे को इन्होंने काफी गालियां भी दी। जैसे कैदे आजम को बरेलवी देवबंदी जो है काफिर आजम भी कहते थे, और वो मुर्ताद भी था। आज के संदर्भ में देखें तो क्या है, आज के संदर्भ में भी ये जो पाकिस्तान का आइडिया है और पाकिस्तान का जो गजवाए हिंद का कंसेप्ट है, वो उन लोगों के अंदर आज भी रेजोनेट करता है जो कि पूरा मुगलिस्तान बनाना चाहते थे विद द इंटैक्ट इंडियन, और ये पार्टीशन नहीं चाहते थे। क्योंकि ये बोलते थे अगर तुमने पार्टीशन कर दिया तो मुस्लिम्स को अलग अलग पॉकेट में गिरेशन कर दिया, तो कायदे से तुम्हारे पास तो यूनिफाइड स्ट्रेंथ मुस्लिम की रही नहीं है, तुमने अलग अलग कंट्रीज बना दी। तो तुम्हारे पास मुस्लिम यूनाइटेड स्ट्रेंथ नहीं रही, तो तुम्हें खलीफत एस्टेब्लिश कैसे करोगे। तो इन लोगों ने भारत के अंदर बैठ के जो डेमोग्राफिक वॉरफेयर किया, और यहाँ पे जो आपका एक स्लीपर सेल या एक किस्म का मुख्तलिफ, जिसे बोलते हैं सेपरेट डिफरेंट आइडियोलॉजी के जो डोमिनेंट माइंडसेट के लोग हैं, जो कि कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को आते हैं या विशेष गठबंधन में आते हैं, या वोट बैंक की राजनीति जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज की है और जहां से दंगे फसाद फैलते हैं, वो दो मानसिकता है।
अब इस युद्ध से क्या हुआ? युद्ध से एक चीज हुआ कि जो एक मानसिकता पाकिस्तान की बनी हुई थी, जिसके सपोर्ट में चाइना था, हम्म। चाइना के हथियार, वेस्ट के दिए हथियार, इनके दिए हुए पूरा मिलिट्री इंस्टॉलेशन, ओवरटली मिलिटराइज्ड सोसाइटी जो इनकी थी, पूरी गैरिसन स्टेट इन्होंने बनाया था, वो हम्म। एक डेमोक्रेटिक पावर, और जहां पे एक नया जगता हुआ हिंदू हम्म। उसके सामने पूरी तरह क्रम्बल कर जाता है। द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड। हम्म। पाकिस्तान का विचारधारा पूरी तरह टूट चुका। चाइना के बनाए हुए डिफेंस प्लेटफॉर्म डिस्क्रेडिट हो चुके, इसके खिलौने किसी काम के नहीं, दुनिया को दिख चुका है। हम्म। अमेरिका का बनाया हुआ F-16 भी आज की तारीख में फेल होता नजर आ रहा है। तो अब समझ में यही आ रहा है कि आप खिलौने कुछ भी दे दो, हम्म। जब खेलने वाला या बच्चा ही अगर मानसिक रूप से विकलांग हो तो खिलौने से कर क्या लेगा? तो इनका ये पूरा प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह फेल हुआ। अच्छा। अब ये जो पूरी तबलीग से जुड़े हुए जो लोग थे, हम्म। जो जितने देवबंदी हमारे यहाँ हैं उससे हम्म। ज्यादा पाकिस्तान के अंदर है, और वही देवबंद का जो है तबलीग बांग्लादेश में चलता है। तो टेक्निकली इंडोनेशिया से लेके एक तरफ से एक सेमिनरी इथरनेट की तरह है जो पॉपुलेशन को जोड़ता है। उसमें तो ये मैसेज गया, क्योंकि अगर आप संगठन में देखेंगे, कहीं बांग्लादेश में नरसंहार होता है, बांग्लादेश के नरसंहार के तुरंत बाद आप लोग अलग अलग जगहों पे इस किस्म के रेडिकल विद्रोह करना शुरू करते हैं, पत्थर मारते हैं, तेजाब मारते हैं, हिंदू फेस्टिवल्स के ये करते हैं, और फिर बाद में नागपुर पे हमला कर देते हैं। तो ऑल अंडर डिफरेंट प्रिटेक्स्ट आप अटैक्स एंड प्रोबिंग अटैक्स कर रहे थे, और जब सारे अटैक्स नाकाम हो गए तो पाकिस्तान ने एक हमला कर दिया, ये बताने के लिए कि भैया घबरा मत, हम तुम्हारे साथ हैं। उस हमले की जो कीमत देखी गई, उस कीमत के बाद आप देखेंगे कि चारों तरफ सन्नाटा है। बांग्लादेश ने जो बोला था कि जैसे ही पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा हम सेवन सिस्टर पर चढ़ दौड़ेंगे और चिकन स्नेक काटेंगे, वो खुद चिकन बन चुके हैं। उनको कहीं पे अपना नेक नजर नहीं आ रहा, नेक निकाल भी नहीं रहे। अब सवाल ये तो है, ये सवाल ये है हमारे जहन में कि एक तो वेस्ट वेस्ट से लेके इंडिया तक जो है पाकिस्तान की ये आइडियोलॉजी और ये स्ट्रेटेजी को एक्सेप्ट करने में अक्षम रहा है। कभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि ये आइडियोलॉजी है, इस ढंग से ये काम करते हैं, और इसके लिए इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कभी नहीं बना पाया। तो नहीं, इसका कारण ये है कि इस्लाम के जो बहुत बड़े प्रवर्तक रहे हैं उनका एक ही चीज कहना है कि इस्लाम की सारी ताकत जो है डिसेप्शन में है। तो एक तरफ जहां पे आप एक हार्डलाइन चेहरा देखते हैं ओवैसी जैसे लीडर्स के अंदर, या अ, आसिफ मुनीर जैसे जनरल्स के अंदर, या क्या कहते हैं बर्बरियत से लैस ये भी आतंकवादी होता है उनके तरफ, तो दूसरी तरफ आप एक अपोलोजिस्ट देखते हैं हमारे टुकड़े टुकड़े गैंग में अलग अलग, जो इनको बोलते रहे नहीं 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 भटके हुए लोग हैं, इनको इस्लाम समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं। तो इस तरीके से जो इनका डिसेप्शन सिस्टम था और इनका नेटवर्क था और इनकी इंस्टीट्यूशन कैप्चर थी, और जो इनके सोसाइटी में जो सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है थ्रू मौलवीज एंड मदरसा, जिस वजह से जो है सिस्टम मोरले से गैरिसन स्ट्रक्चर में चलता है, और एक मौलवी के दिए हुए खुतबे को कोई मना नहीं कर सकता, उसी के हिसाब से पूरे पॉपुलेशन मोबिलाइज्ड हो जाती है, और एक कलेक्टिव स्ट्रेंथ जो पैदा होता है, उससे जो साधारण जनता है वो डर जाती है। कहीं के भी इनिशियल पॉपुलेशन, अनलेस एंड अनटिल यूरोपियन यूनियन की जैसे ना हो कि जहां पे लोग जागरूक हो रहे हैं और बोले कि हम ये नॉनसेंस नहीं चाहिए, खास करके पोलैंड। हम्म। पोलैंड में आप देख चुके हैं क्या घटनाएं घट रही हैं, फिर हेलसिंकी में क्या घटना घट रही है, फ्रांस के लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं। तो इसके इस सिस्टम के जब तक ना हो तब तक जनरली लोगों को जो है इस्लाम के बारे में प्रॉपर समझ में नहीं आता, क्योंकि दो अलग अलग वर्जन्स में कंफ्यूज हो जाता है। हम्म। ये किए, और दूसरा क्या है, जैसे हमने बनाया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है इन लोगों ने जो स्टेट बनाया वो डेमोक्रेटिक वैल्यू पे था। तो स्टेट का इनके यहाँ पे इनके सोसाइटी में काम ही नहीं है कि व्यक्ति के फेथ को या फेथ के साथ जो जुड़ी हुई आइडियोलॉजी को वो उसमें स्टेट इन्वॉल्व हो और उसके ऊपर कोई ध्यान दे या उसके एनालिसिस करे।
ये बोला व्यक्ति का निजी मामला, वो जिस तरीके से सोचना चाहे, जैसा सोचना चाहे, जैसा करना चाहे वैसा करे। सो ये पर्सनल फ्रीडम है, और इसी पर्सनल फ्रीडम का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने धीरे धीरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट में स्टेट पावर कैप्चर कर लिया। और इन लोगों ने इस्लामोफोबिया का भी एक लेवल निकाल दिया, विक्टिम कार्ड भी खेल लेते हैं। तो इस वजह से जो एक मानसिकता, एक टेपेस्ट्री, जिस वजह से स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे। दूसरा कि जो भारत जैसे इंस्टीट्यूशन हैं, उनके पास जो हमारा एक कोई एक वर्टिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए था, जैसे मान लीजिए हमारे पास हमारे गुरुकुल होने चाहिए, बोर्ड होने चाहिए, हमारा शंकराचार्य का एक अधिकार होना चाहिए जिसको हम सब मानते हम्म। हैं, ऐसा न होने की वजह से, और क्रिश्चियन समुदाय में भी बहुत सारे विभक्त होने की वजह से, और नेशन स्टेट में ज्यादा इनका फोकस होने से, और क्रिश्चियन डोम ना होने की वजह से, जिस तरीके का टक्कर ये खिलाफत के समय दे पाए, मतलब क्रूसेड के टाइम में दे पाए, अब ना वेस्ट दे पा रहा है अपनी वैल्यू की वजह से, ना हिंदू के पास वो आर्किटेक्चर, ये स्ट्रक्चर है कि वो दे पाए, ना जहां जहां पे इसराइलीज के पास दिखे गाजा में, वहां पे भी इनका प्रतिकार कोई कर नहीं पा रहा है, क्योंकि वो उसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, उसी पर्सनल लिबर्टी का उसी स्टेट को गिराने में इस्तेमाल करते हैं जिस स्टेट में ये जाके रहते हैं। तो ये कारण है कि पूरे दुनिया में इनके खिलाफ एक स्ट्रेटेजी नहीं बन पा रही। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जिस तरह से हम देखते हैं हमारा वेस्ट एशिया में, यूएई इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, जिस तरह वो लोग लिबरलाइज हो रहे हैं, और वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, जो शेख हैं और जो हम्म। किंग है वहाँ के, वो लोग जैसे अपने आप को धीरे धीरे रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि इसका कुछ असर होगा इस मूवमेंट पे, ये जो इनकी आइडियोलॉजी है? जी देखिए, सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंसेस हैं, हम्म। और जो अभी जीसीसी कंट्रीज में जो भी लीडरशिप है, हम्म। एक जमाना था जो वहां पे सेकुलरिस्ट पैन अरबिक लीडरशिप के ऊपर विश्वास करती थी, राइट फ्रॉम इजिप्ट टू जॉर्डन टू लीबिया एंड ऑल। हम्म। चलते हुए कई सालों के ऑपरेशन में जिग्न्यू ब्रेजेंस्की के मॉडल के ऊपर चलते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐसे सारे स्टेट्स डिसमेंटल कर दिए। अच्छा। अब जो तो क्या कहते हैं स्टेट्स बचे, या तो वो हाईली रेडिकल है, और उनके पास बहुत सारा मिनरल रिसोर्स वगैरह है, नहीं तो लिबरलाइज्ड है, और इनके इनको इनके पास जो है बिजनेस करने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस के कंसेप्ट आए हैं। तो आज की तारीख में जो सऊदी अरब है वो लिबरलाइज हो रहा है। सच्चाई है। क्यों लिबरलाइज हो रहा है? क्योंकि सऊदी अरब को यह समझ में आ चुका है कि इनको विरासत में कुछ मतलब बकेट के अंदर कुछ तरल पदार्थ जो है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं वो मिला हुआ है। जब तक पेट्रोलियम धरती से निकल रहा है और बिक रहा है तब तक तो इनको फायदा है। जो इनकी लीडरशिप आज के बारे में सोच रहे हैं कि जो स्टेट्समैन का काम होता है 30 साल, 40 साल, 50 साल आगे की प्लानिंग का, और इस जिस रेट पर प्रोडक्शन चल रहा है उनको एस्टिमेशन है कि बहुत जल्दी इनका प्रोडक्शन जो है कुछ सालों में, 4-5 सालों में खत्म हो जाएगा, तो फिर इनका स्टेट कैसे उभरेगा? तो इसीलिए वो लिबरलाइज हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये देखेंगे कट्टर हार्ड चेहरा इनका अगर बना रहेगा, तो हम्म। स्टेट उस स्टेट में कोई भी जाना चाहेगा। आज हम्म। हम में से कौन व्यक्ति ऐसा है कि जो अफगानिस्तान में जाके अपनी छुट्टियां बिताना चाहे? हम्म। कोई नहीं चाहेगा। लेकिन दुबई सभी जाते हैं। हम में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि जाके बोले कि नहीं, हम सऊदी अरब के चॉप चॉप स्क्वायर के सामने ही बैठ के चॉपस्टिक से खाना खाएंगे? किसी की इच्छा नहीं होगी। तो वो भी क्या कहते हैं, इसलिए लोगों का जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है उसको बढ़ाने के लिए, बिजनेस को आकर्षित करने के लिए लोगों को समझ में आया कि हार्ड एंड इस्लाम पैन इस्लामिक आइडियोलॉजी से जनता डरती है और भागती है। और शरीयत लॉ जो है हाईली पॉपुलर नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू ह्यूमन टॉलरेंस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो इसलिए अगर आप उस किस्म का स्टेट बनाएंगे तो वो स्टेट में आपकी डिक्टेटरशिप तो चल सकती है, बट डोंट थिंक दैट इट विल बिकम अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लोग उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, टैलेंट आपका भाग जाएगा, और सोसाइटी धीरे धीरे आपके जो गवर्नमेंट और स्टेट पावर है वो इम्प्लोड करेगी। तो क्या आपको आप लगता एक डायनामिक वाइब्रेंट स्टेट नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए वो लिबरलाइज कर रहे हैं। है, ये आपकी बात सही है बिल्कुल कि उनकी कुछ मजबूरी है, वो कुछ स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका कोई हम्म। ग्लोबल इम्पैक्ट होगा?
ग्लोबल इम्पैक्ट तो होगा, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में लीडरशिप है, जब वो रिफॉर्म करने लगते हैं तो उनके नीचे या उनकी बरखिलाफ खड़े हुए जो क्लर्जी है, हम्म। उनकी ताकत घटती है। इससे पहले जो क्लर्जी था उसको लगभग मान लीजिए लाइसेंस मिल गया था हम्म। पूरे दुनिया में वहाबिज्म फैलाने का, और अरबों पेट्रोलियम डॉलर्स पूरे बांग्लादेश से लेके पूरे एशियन सब कॉन्टिनेंट में, यूरेशियन मैप के अंदर इन लोगों ने मदरसे खोल खोल के इस किस्म के रेडिकल इस्लाम की आइडियोलॉजी को दुनिया भर में फैलाया। क्यों फैला पाए? क्योंकि इनके पास मिनरल रिसोर्सेज से मिलने वाला जो पैसा था, हम्म। स्टेट के जरिया के थ्रू इनको मिल रहा था। जब अभी मोहम्मद बिन सलमान आ गया है, उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे इस आइडियोलॉजी के और इस प्लान के फैलाने के लिए जो नेशनल रिसोर्सेज हम बर्बाद नहीं करने वाले, हम लोगों को अपस्किल करने वाले हैं, क्योंकि कल को पेट्रोलियम बंद हो गया, जो पूरा तुम्हारा मेरा कंट्री है उसमें 80% लोग वेलफेयर स्कीम पे जीते हैं। कल को जब इनके पास वो वेलफेयर स्कीम नहीं रहेगी, जिन्होंने काम नहीं किया, तो खाएंगे पिएंगे क्या? ये जो 80% हुजूम है, इनको मैं कहां से लेके जाऊंगा? ये कहां से ये लोग स्किल्ड बनेंगे? ये वाइब्रेंट डायनामिक सोसाइटी कैसे बनेंगे? तो इसलिए इन लोगों ने रिफॉर्म शुरू कर दिया है। और अगर इस रिफॉर्म को किया जाएगा तो जो ये आइडियोलॉजी है और जो इनकी विरुलेंस है, इनमें थोड़ी बहुत कमी तो आएगी। ये पक्की बात है। और ये चाहते नहीं है कि इस किस्म का चेंज इनके पास है, तो चेंज को खत्म करने के लिए जिस भी किस्म के तरीके हैं अपनाए जाएंगे। आज की तारीख में आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं। एक सेकुलर लीडर था जिसने इसराइल को जंग में हराया था, लगभग हरा दिया था, लेकिन फिर भी किसी तरीके से इसराइल प्रिवेल कर गया। उस लीडर का नाम था अनवर सद्दात। अच्छा। सद्दात से पहले नासर के टाइम में इजिप्ट ने क्या कहते रेगुलर जंग लड़ा इसराइल के साथ, और नतीजा क्या हुआ कि पूरा का पूरा साइनाई पेनिनसुला का जो डेजर्ट था वो इसराइल के हाथों चढ़ गया। मतलब इसराइल नील की नदी तक पहुंच गया था। अब जो था, इस व्यक्ति ने नासिर के हटने के बाद गद्दी संभाल के पूरी तरह से स्टेट को रिफॉर्म करके स्ट्रांग मिलिट्री पावर बनाया, हम्म। और उसने जंग लड़ी और लगभग समझ लीजिए इसराइल से साइनाई पेनिनसुला वापस ले लिया। हम्म। इसकी गलती क्या थी? इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया, जिसकी वजह से हम्म। प्रेसिडेंट परेड में मुस्लिम ब्रदरहुड के गुंडे आए और उसको गोलियों से भून के मार डाला। तो जब इस किस्म की घटनाएं घटेंगी तो आप क्या सोचते हैं कि स्टेट का और मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या होगा? तो मुस्लिम ब्रदरहुड तभी तक सरवाइव कर सकता है जब तक स्टेट पावर या स्टेट रिसोर्सेज या कंट्री के मास यूथ और उनके क्या कहते हैं नेटवर्क एंड रिसोर्सेज के ऊपर इसका कब्जा रहे। अगर आप इसको डिफंड कर दें, अगर आप इनके रिसोर्सेज घटा दें, आप इनके हाँ इनके थ्रू इनके इनको सपोर्ट करने वाले मेजर मेजर लीडरशिप्स को चेंज कर दें अक्रॉस कंट्रीज एंड कंटिनेंट, और इस आइडियोलॉजी के सब्सक्राइबर्स को फंड एंड मोबिलाइज करने वाले बैकर्स को अगर हटा दें, हम्म। तो धीरे धीरे ये मूवमेंट जो है, जो कई सालों से पनपा है, वो हम्म। कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। अभी हम आते हैं इंडिया पे। जिस तरह से जब से मोदी सरकार बनी है और जिस तरह वेस्ट एशिया में जो मुस्लिम नेशंस हैं उनके साथ में जैसी डिप्लोमेसी की है और जिस तरह से इमेज बिल्डिंग इंडिया का हुआ है, जैसे इंडिया के रिलेशन बने हैं मुस्लिम के देशों के साथ, तो और तो आपको क्या लगता है कि इंडिया किसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है डी रेडिकलाइजेशन के लिए? मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि डी रेडिकलाइजेशन पे हमारे यहाँ कोई सीरियस काम हो रहा है। इनफैक्ट रेडिकलाइजेशन एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं, ना पॉलिटिकल सर्कल में है ना सोशियोलॉजिकल सर्कल में है। जबकि इसके कालांतर में हम घटनाएं देख रहे हैं, दंगे फैल रहे हैं देश में। जब हमारा देश पाकिस्तान से लड़ रहा है, लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले को चाकू मार रही है, घटनाएं घट रही हैं आज।
फिर भी इस चीज की अप्रिसिएशन नहीं है। किस बात पे अप्रिसिएशन नहीं है कि नहीं यार, इस वक्त देश में अखंडता एकता फैला। जब तक इस चीज की अप्रिसिएशन आप नहीं करेंगे और इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनके खिलाफ इफेक्टिव काउंटर मेजर्स एंड स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, तब तक ये चीज नहीं होने वाली। हम्म। हाँ, आपको मिले हुए मिलिट्री विक्ट्री से कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों तक हम्म। इनको सेटबैक जरूर मिलेगा, और हो सकता है कि अपने मूवमेंट को थोड़ा अंडरग्राउंड कर दे, इतने ओवर्ट के जगह कोवर्ट फील्ड में चले जाए। लेकिन इससे मुझे लॉन्ग टर्म में इनका इलाज होते हुए नहीं दिख रहा है। इनका इलाज करने के लिए पहले आपको समस्या को स्वीकारना पड़े कि हाँ ये समस्या है, फिर लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि कैसी समस्या है, हम्म। फिर लोगों को संबोधन करना पड़ेगा कि अगर ये समस्या उनके घर तक पहुंचे तो आत्मरक्षा और क्या कहते हैं अपने परिवार कुटुंब और कुटुंब के साथ अपने ग्राम की रक्षा कैसे करें। वो संबोधन किए बिना भी आप जब तक टारगेट हार्डनिंग नहीं करेंगे, तब तक जो है ऐसी समस्याओं का भी जाता हुआ दिखना नहीं नजर आ रहा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड हम यही खत्म करते हैं। हमने देखा कि हिंदू कितना सोया हुआ है ना। उसने पहलगाम की घटना देखी, और पहलगाम के जैसे कितनी ही दुर्घटनाएं घट चुकी जहाँ पे हिंदुओं को धर्म पूछ कर मारा गया। तो हिंदू जेनोसाइड पहले से चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और भविष्य में भी चलता रहेगा। क्योंकि ये घटना तो घट गई, भारत पाक का युद्ध भी हो गया, और इसके बाद भी जो आज की स्थिति है वहाँ पे हिंदुओं की आंखें खुली नहीं है कि उसकी जान खतरे में है, उसके भविष्य में जो उनके बच्चों की जानें हैं वो खतरे में है। अभी भी इस समस्या को पहचानने में और स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। तो इस विषय पे आप लोग सोचिए, और आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट में लिखिए। हम लोग आपको उत्तर देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सप्तऋषि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और अपना ज्ञान, अपनी जानकारी साझा करने के लिए। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ में।